सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ डेटा। अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा कि मेरे सेल फ़ोन के अंदर डेटा मौजूद है, मेरे लैपटॉप के अंदर डेटा मौजूद है और मेरे कंप्यूटर के अंदर डेटा जो है वो मौजूद है। अब हम ये समझने वाले हैं कि हम वर्ड डेटा क्यों यूज़ करते हैं और वर्ड डेटा का मतलब क्या होता है। इससे पहले हम इसकी छोटी-सी डेफिनेशन देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड डेटा। यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो डेटा होगा उसमें रॉ फैक्ट्स भी हो सकते हैं, रॉ फिगर्स भी हो सकते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट से कलेक्ट किए गए होंगे। इस कलेक्शंस को जो है वो हम डेटा कहते हैं। इस डेफिनेशन के अंदर मैंने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है, जैसे कि रॉ का मतलब क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, फिगर्स क्या हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। हम इन चीज़ों को भी थोड़ा सा स्टडी जो है वो करते हैं। वर्ड रॉ का मतलब है अनप्रोसेस होना। मीन जो डाटा आपने कलेक्ट किया है किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वो प्रोसेस नहीं किया गया होगा। फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टूडेंट का डेटा जो है वो कलेक्ट किया है, तो यहाँ स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट होगा। तो आपने स्टूडेंट से जो डाटा कलेक्ट किया है, जैसे कि उसका रोल नंबर था, उसका नेम था, उसकी क्लास है, उसके मार्क्स हैं, उसका एड्रेस है, तो ये जो चीज़ें आप कलेक्ट कर रहे हैं ये इसके फैक्ट एंड फिगर्स हैं। कुछ वैल्यू न्यूमेरिकल होगी, कुछ वैल्यू टेक्सचुअल फॉर्म में होगी, कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, इस तरह से कुछ फिगर्स हो सकते हैं। आपने इनको कलेक्ट करते जाना है। यूँ आपने मल्टीपल स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करके अपने पास रख लिया है, अभी आपने प्रोसेस नहीं किया, तो ये अनप्रोसेस्ड डाटा जो है ये रॉ फैक्ट एंड फिगर्स भी कहलाते हैं। इट मीन्स दैट जो डाटा आपने कलेक्ट कर लिया है वो डाटा आपको किसी भी किस्म की कोई क्लियर या प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप डाटे को डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आपने उस डाटे को ऑर्गेनाइज करना है, उस डाटे के ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, फिर वो डाटा इस काबिल हो जाएगा कि आप उस डाटे की मदद से डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वर्ड ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट वो कुछ भी हो सकता है जो फिजिकली तौर पर या लॉजिकली तौर पर इस दुनिया में मौजूद है। इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट में बी अ पर्सन, एन ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर थिंग। कि एक तलीमी अदारा जब डाटा कलेक्ट करता है स्टूडेंट्स का, तो उनका जो पर्पज़ होता है उस पर्पज़ के मुताबिक स्टूडेंट का मखसूस डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया जाएगा। इस तरह बैंक के अंदर जो लोग मौजूद हैं, बैंकर हैं, वो अपने क्लाइंट्स का मखसूस किस्म का डाटा अपनी ज़रूरत के मुताबिक कलेक्ट करते हैं। तो डाटा में काफ़ी सारी चीज़ें शामिल होती हैं। टेक्सचुअल चीज़ें हो सकती हैं, न्यूमेरिक डाटा हो सकता है, इमेज टाइप का डाटा हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में डाटा हो सकता है या वीडियो की फॉर्म में भी डाटा जो है वो हो सकता है। एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से हम बात समझेंगे कि डाटा जो है वो क्या है। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनमें हम उनके रोल नंबर, नेम्स और उनके मार्क्स जो है वो दिखाना चाहते हैं, और ये डेटा एक टेबल की शक्ल में यहाँ आपके सामने जो है वो मौजूद है। देखें इसके अंदर आपको रोल नंबर, नेम्स और 3 सब्जेक्ट्स के नंबर भी नज़र आ रहे हैं। अब आपने मुझे बताना है, आप क्या बता सकते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो किस स्टूडेंट के हैं? आप बता सकते हैं कि रोल नंबर 2 बाबर जो है उसका ग्रेड क्या बनेगा? आप बता सकते हैं रोल नंबर 1 सलीम जो है इसके एवरेज नंबर क्या बताएँगे? क्या आप बता सकते हैं कि रोल नंबर 1 सलीम जो है इसके एवरेज नंबर क्या होंगे? आप अभी नहीं बता सकते क्योंकि ये डेटा है और जब तक इस डेटे को प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। असल में उसी डेटे को जब आप प्रोसेस कर लेते हैं तो वो डाटा इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमने डेटे के ऊपर कुछ ऐसे प्रोसेस किए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की, कुछ ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म किए कि हमने डेटे को ऑर्गेनाइज कर लिया। जब आप डेटे को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो वो ऑर्गेनाइज डेटा जो है वो प्रोसेस डेटा कहलाता है और इसी प्रोसेस डेटे को हम इंफॉर्मेशन का नाम भी देते हैं। प्रोसेस डेटा जो है जिसे हम इंफॉर्मेशन कह रहे हैं ये बिल्कुल क्लियर और प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड करेगा, इसलिए आप इंफॉर्मेशन को डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डेटे को प्रोसेस करने के कई तरीक़ाकार मौजूद हैं जिससे आप एक डेटे को इंफॉर्मेशन में चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए वही एक एग्जांपल मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वही टेबल हमारे पास मौजूद है, लेकिन अब हमने उस टेबल के अंदर मौजूद डेटे को थोड़ा सा प्रोसेस किया है। हमने कुछ एडिशंस परफॉर्म किए हैं जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स के नंबर का टोटल भी निकाल लिया, कुछ और डिसीजन मेकिंग या कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगाई हैं कि हमने एवरेज की मदद से या परसेंटेज की मदद से उसका ग्रेड भी निकाला हुआ है। अब अगर हम ये देखें कि रोल नंबर 1 सलीम जो है इसके टोटल मार्क्स कितने हैं तो हम बता सकते हैं क्योंकि डाटा प्रोसेस हो चुका है। हम रोल नंबर 2 बाबर के बारे में बता सकते हैं कि इसका ग्रेड जो है ये बी है। इट मीन्स दैट प्रोसेस डाटा जो इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है वो डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है।
अब हम बात करते हैं व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग। अब जरा गौर से देखिए, हमारे पास डेटा मौजूद था, हमने डेटे के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए और वो डेटा हमारे पास इंफॉर्मेशन में चेंज हो गया। अब गौर करने वाली बात ये है कि आपने डेटे से इंफॉर्मेशन कैसे बनाई, क्या काम किया, इस काम को, इस एक्टिविटी को, इस प्रोसेस को जो आपके डेटे को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, ये प्रोसेस डेटा प्रोसेसिंग करना कहलाता है। डेटा प्रोसेसिंग को एक और नाम भी हम देते हैं जिसे हम कंप्यूटिंग करना भी कहते हैं। मीन डेटा इनपुट के तौर पर आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग होगी और फिर फाइनली रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। इट मीन दैट डेटा प्रोसेसिंग 3 स्टेप्स के अंदर जो है वो कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में डेटा एज अ इनपुट के तौर पर सिस्टम को दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर सिस्टम उस डेटे के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको प्रोसेस करेगा। फाइनली जो रिजल्ट आएगा आउटपुट के तौर पर वो आपकी इंफॉर्मेशन होगी। डेटे को प्रोसेस करने के कई तरीकाकार मौजूद हैं। डेटे को मैनुअल भी प्रोसेस किया जा सकता है, किसी पेपर या किसी पेज के ऊपर आप डेटे को हाथ से, पेंसिल या कलम से लिख कर भी प्रोसेस कर सकते हैं, जमा तफरीक ज़रब तकसीम कर सकते हैं, डेटा प्रोसेसिंग के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसे मैनुअल प्रोसेसिंग कहते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो डेटा प्रोसेसिंग को कंप्यूटर की मदद से भी परफॉर्म कर सकते हैं। कंप्यूटर की मदद से डेटा प्रोसेस करने के अमल को हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। इट मीन दैट जो आपके पास कंप्यूटर मौजूद है, ये डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। ये कंप्यूटर डेटे को एज अ इनपुट के तौर पर एक्सेप्ट करता है, इसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को आउटपुट की शक्ल में आपको प्रोवाइड कर देता है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज आईटी। आईटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमें ये समझना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असल में किस चीज़ का नाम है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ़ किस्म के डेटे को प्रोसेस करते हैं, डेटे को स्टोर भी करते हैं और डेटे को कम्युनिकेट भी करते हैं। द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी की मदद से आप डेटे को प्रोसेस भी कर सकते हैं। आईटी की मदद से आप डेटे को कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आईटी की मदद से अगर आप चाहें तो आप अपने डेटा या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी डिवाइसेस में सेंड भी कर सकते हैं और डेटे को रिसीव भी कर सकते हैं। असल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये 2 टेक्नोलॉजीज़ की कम्बिनेशन का नाम है। मीन एक तरफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है और उसके साथ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है। ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ मिलती हैं और फिर हम डेटे को प्रोसेस भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं और इनको कम्युनिकेट भी करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ मतलब ये है कि आपने डिफरेंट किस्म की सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट कैसे करवाना है। और जो डिवाइसेस, सेल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, सेल फोन्स के अलावा फैक्स मशीन्स हैं, ये वो डिवाइसेस हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मदद से जो कि कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। तो ये कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है। तो ये 2 टेक्नोलॉजीज मिलती हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बन जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे पास कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ आई हैं कि हम हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स को यूज़ करते हुए एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जो डेटा जो है वो हम सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। मीन ऑल ओवर द वर्ल्ड हम यूजिंग सम डिवाइसेस एंड फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स हम डेटा को सेंड या रिसीव भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किन चीज़ों से मिलकर बनती है, ये चीज़ें उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होते हैं। अभी हम कह रहे थे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से डेटा को प्रोसेस भी करना है, स्टोर भी करना है, कम्युनिकेट भी करना है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सारा काम कैसे होगा। इसके लिए हमें डेटा और इंफॉर्मेशन चाहिए। मेन चीज़, आप क्या प्रोसेस करना चाहते हैं, क्या स्टोर करना चाहते हैं, क्या कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर पहला कंपोनेंट जो है ये इसका डेटा या इंफॉर्मेशन होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है मीडियम और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। मीन आप डेटे को जब कम्युनिकेट करवाएंगे मुख्तलिफ डिवाइसेस के दरमियान तो वो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड कैसे होंगी। यकीनन कोई ट्रांसमिशन मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल ज़रूर मौजूद होगा, वायर मौजूद होंगी या वायरलेस कनेक्शन मौजूद होंगे जिनकी मदद से आपकी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होंगी और ये डेटा की कम्युनिकेशन का काम होगा। इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। यहाँ मैं बताता चलूँ कि जो कम्युनिकेशन होगी मखसूस किस्म के नेटवर्क की मदद से और जो डाटा कम्युनिकेट करवाएंगे उसके लिए कोई ना कोई डिवाइस आपको चाहिए होगी। इट मीन दैट हार्डवेयर डिवाइसेस चाहिए, लाइक सेलफोन चाहिए ताकि आप उसकी मदद से डाटा सेंड कर सकें।
आपको लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए ताकि आप उसका डेटा जो है वो सेंड कर सकें या उसकी मदद से रिसीव कर सकें। तो हार्डवेयर्स होंगे, लैपटॉप, कंप्यूटर्स और सेल फ़ोन्स की शक्ल में। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम भी इंस्टॉल होंगे जिनको यूज़ करते हुए आपने कम्युनिकेशन करनी है। ये 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने के दौरान यूज़ किए जाते हैं। हमें ये देखना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पहले सिचुएशन क्या थी। जब आईटी नहीं थी तो ये सारी कम्युनिकेशन कैसे की जाती थी। इट मीन्स दैट आप थोड़ा-सा गौर करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से पहले लोग जो है वो ख़त के ज़रिए जो है वो कम्युनिकेशन किया करते थे, जो एक स्लो प्रोसेस था। फिर उसके बाद हमारे पास टेलीफ़ोन सिस्टम आ गया, तो ये एक वाहिद ज़रिया था जिसकी मदद से लोग जो है वो कम्युनिकेशन करते थे। लेकिन इसके बाद वक़्त के गुज़रने के साथ-साथ बहुत सारी ऐसी ऐसी डिवाइसेज़ हमारे पास आईं जिनकी मदद से डेटा को कम्युनिकेट करवाते हैं। लाइक एज़ फैक्स मशीन्स आ चुकी हैं, मोबाइल फ़ोन्स आज हमारे पास मौजूद हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स मौजूद हैं जिनकी मदद से जो है वो कम्युनिकेशन हो रही है। इन सिस्टम्स को यूज़ करते हुए कोई भी यूज़र अपनी इंफॉर्मेशन शेयर भी कर सकता है और एक्सचेंज भी कर सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। अगर हम बात करें तो विलेज एक वो छोटा-सा एरिया है जिसके अंदर चंद घर हैं, चंद लोग हैं जो डेली बेसिस पे आते-जाते एक-दूसरे से मिलते भी हैं और कम्युनिकेट भी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह आईटी ने इस पूरी दुनिया को जो है वो ग्लोबल विलेज बना दिया है। मीना पूरी दुनिया के लोग एक-दूसरे के इतने करीब आ चुके हैं नेटवर्क्स की मदद से, कम्युनिकेशन की मदद से, कि वो अब एक-दूसरे से राब्ता करते हैं, एक-दूसरे से डेटा शेयर और एक्सचेंज जो है वो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक छोटे से गाँव के अंदर हम रहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट काम डिजिटल कन्वर्जेंस है। एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कन्वर्जेंस क्या होता है? असल में बहुत सारे तालीमी इदारे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वो आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं, आपस में मर्ज हो चुकी हैं। इलेक्ट्रॉनिकली तौर पर इस मर्जिंग को हम डिजिटल कन्वर्जेंस कहते हैं। अब सारे तालीमी इदारे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं नेटवर्क की मदद से, सारी ऑर्गेनाइजेशन आपस में कनेक्टेड हैं, सारी इंडस्ट्रीज़ आपस में कनेक्टेड हैं, सारे बैंक्स आपस में कनेक्टेड हैं। इलेक्ट्रॉनिकली तौर पर अब ये जो कनेक्टिविटी हो गई है कि सारे इदारे आपस में कनेक्ट हो चुके हैं और इंफॉर्मेशन शेयर और एक्सचेंज कर रहे हैं, इस चीज़ को हम डिजिटल कन्वर्जेंस का जो है वो नाम देते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मॉडर्न सिनेरियोज़ में काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। सिनेरियोज़ का मतलब यहाँ स्टेट और सिचुएशन है। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कहाँ-कहाँ और कैसे जो है वो यूज़ किया जा रहा है। चलिए देखते हैं इसके सिनेरियोज़ कौन-कौन से हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सिनेरियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ऐसी डिवाइसेस बनाई जा रही हैं, ऐसी इलेक्ट्रॉनिकल मशीन्स बनाई जा रही हैं जो इंसानों की तरह सोच भी सकती हैं, इंसानों की तरह डिसाइड भी कर सकती हैं, इंसानों की तरह कम्युनिकेट भी कर सकती हैं, लाइक एज रोबोट्स। अब आप ऑनलाइन कंप्यूटर वेबसाइट्स पे जाएं या उन एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में जो है वो इंस्टॉल करें और उनकी मदद से आप मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ये काम ऑनलाइन वेब बेस्ड होगा। जैसे कि ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे जाकर आप कोई कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, ऑनलाइन किसी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप किसी फ़ाइल को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इंटरनेट के ऊपर ऐसे प्रोग्राम्स मौजूद हैं जो आपको फैसिलिटेट करते हैं। आपने प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं करने बल्कि इंस्टॉल शुदा प्रोग्राम्स को जो वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं यूज़ कर लेना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से ई कामर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ़ किस्म की बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अब आप कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट की मदद से परफॉर्म करेंगे। आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अपने लैपटॉप के ऊपर किसी भी ऐसी वेबसाइट को ओपन करते हैं जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे कि दराज.pk, अमेज़न है और OLX.pk। ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन ये कह लें कि शॉपिंग के लिए यूज़ हो रही हैं। तो ऑनलाइन नेटवर्क्स की मदद से जो हमने बिज़नेस करना है वो ई कॉमर्स कहलाएगा। इसके अलावा मोबाइल कॉमर्स भी है जिसे एम कॉमर्स कहते हैं। ये भी एक ऐसा प्रोसेस है इसमें आप सेल फ़ोन को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट करते हैं। आप सेल फ़ोन से ऑर्डर करते हैं पिज़्ज़े का तो पिज़्ज़ा आपके पास पहुंच जाता है। आप सेल फ़ोन से ऑर्डर करते हैं एसी ख़राब है, वो कंपनी फ़ौरन आकर आपका एसी ठीक करके जाती है। आप सेल फ़ोन की मदद से कोई प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आप सेल फ़ोन की मदद से कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। इस बिज़नेस को हम एम कॉमर्स का जो है वो नाम देते हैं।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से कंप्यूटर एनिमेशंस में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म की एनिमेशंस लाइक एज़ कार्टून्स और मूविंग पिक्चर्स और एनिमेटेड मूवीज़ जो बनाई जा रही हैं, ये एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है कंप्यूटर ग्राफ़िक्स की। इसकी मदद से जो है वो काम किया जा रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमेशंस जो हैं वो एडवर्टाइज़मेंट की शक्ल में बनाई जा रही हैं, टेलीविज़न शो की शक्ल में एनिमेशंस बनाई जा रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कमर्शियल्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा एनिमेटेड मूवीज़ और कार्टून ये सारे के सारा काम कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से हो रहा है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो है। यहाँ मल्टीमीडिया का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन अपने कंप्यूटर के ऊपर मखसूस किस्म के सॉफ्टवेयर्स की मदद से वीडियोस को, टेक्स्ट को एनिमेट भी कर सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की वॉइस, ऑडियो की शक्ल में ऐड करके वीडियो बना सकता है। वीडियो क्रिएट करने का ये प्रोसेस जो है ये मल्टीमीडिया कहलाता है। फिर जब आप इन वीडियोस को इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर देते हैं और कोई भी पर्सन उस एक वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करे और आपकी वीडियो जो है वो उसे नज़र आए, आपकी वीडियो इंटरनेट के ऊपर चलना शुरू हो जाए, तो वो एक लिंक की मदद से मीडिया कनेक्ट हो जाता है, जिसे हम हाइपर मीडिया का नाम देते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे पास मौजूद है। अब हम करते क्या है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक सिंगल टास्क दे देते हैं और उन मल्टीपल कंप्यूटर्स की मदद से, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के शहरों में, मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग लोग मौजूद हैं, लेकिन नेटवर्क की मदद से कनेक्टेड है और किसी एक टास्क के ऊपर काम कर रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कहलाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। असल में कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि ये डेटे को एक्सेप्ट कर सकती है, डेटे को प्रोसेस कर सकती है और फिर उस प्रोसेस डेटे को स्टोर भी कर सकती है। इसका मतलब ये होगा कि हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर नहीं हो सकती, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर होगी जो डेटे को एक्सेप्ट करेगी, डेटे को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में चेंज करेगी और डेटे को बाद में इस्तेमाल के लिए स्टोर भी करेगी। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर्स के दो पार्ट्स हैं, एक को हम हार्डवेयर कहते हैं और दूसरे को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। मीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर आपका मुकम्मल कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर। असल में जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देंगे ताकि हमारा कंप्यूटर और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कोई काम करे, कोई टास्क परफॉर्म करे, तो उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करता है। इसलिए इन सॉफ्टवेयर्स को हम कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम भी जो है वो देते हैं। इसके बरक्स अगर देखें हार्डवेयर, तो ये हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं, जिन्हें हम टच भी कर सकते हैं। तो ये फिजिकल कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर के हैं ये हार्डवेयर कहलाते हैं। इनकी एग्जांपल में जाएं तो आप कीबोर्ड देख सकते हैं, माउस देख सकते हैं, मॉनिटर है, प्रिंटर है, सीपीयू है और मेमोरीज हैं जो एक हार्डवेयर की शक्ल में कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं। ये तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। कंप्यूटर्स के प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बात करें या कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, तो कंप्यूटर जिन चीज़ों से मिलकर बना है वो तमाम चीज़ें, वो तमाम कंपोनेंट्स जो मिलकर काम करते हैं और आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अपने टास्क परफॉर्म करता है, उनमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं। ये चीज़ें कंप्यूटर के प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहलाते हैं, जिसमें से इनपुट डिवाइसेस शामिल हैं, प्रोसेसर शामिल है, मेमोरी यूनिट्स शामिल हैं, इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस शामिल हैं और कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी शामिल हैं। हमने इन्हीं को अंडरस्टैंड करना है कि इनपुट डिवाइसेस कैसे सीपीयू से कम्युनिकेट करती हैं और सीपीयू जो है वो कैसे डेटा को प्रोसेस करने के लिए मेमोरी से डेटा लेके आता है या मेमोरी में डेटा स्टोर करता है, या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में डेटा को प्रोसेस करने के बाद स्टोर करता है या वहां से डेटा लेता है प्रोसेस करने के लिए, या आपका सीपीयू जो है डेटा को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइसेस की जानब कैसे भेजता है। ये 5 कंपोनेंट मिलते हैं फिर कंप्यूटर सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या हैं। वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं ताकि कंप्यूटर उसे प्रोसेस करे, वो इनपुट कहलाता है। और इस पर्पस के लिए, इस मकसद के लिए मखसूस किस्म की डिवाइसेस यूज होती हैं जिन्हें हम इनपुट डिवाइसेस का नाम देते हैं। तो ये डिवाइसेस करती क्या है कि ये यूजर से डाटा लेती हैं और इसको इस फॉर्म में चेंज करती हैं ताकि कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड जो है वो कर सके। इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल में देखें तो कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन जो है वो शामिल हैं। इनकी मदद से हम कंप्यूटर में डेटा जो है वो इंटर करते हैं।
इसके बाद प्रोसेसर्स की अगर हम बात करें तो प्रोसेसर जो है ये कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसे हम सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं और इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। सीपीयू का काम है कि ये अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन डेटे को प्रोसेस करेगा और फिर उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करेगा। हमने अपने पहले लेक्चर में देखा था कि डेटे को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, तो प्रोसेसर प्रोसेसिंग करेगा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, आपके डेटे को इंफॉर्मेशन में चेंज कर देगा। सीपीयू को फर्दर दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया है, जिसमें अर्थमेटिक यूनिट है और लॉजिक यूनिट है। इसके अलावा कुछ कंट्रोल यूनिट भी हमारे पास मौजूद हैं। मीन अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम्स। इसके बाद मेमोरी यूनिट्स हैं। मेमोरी यूनिट्स कंप्यूटर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मीन हमारे कंप्यूटर ने जिस डाटे को प्रोसेस करना है, जिन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना है, वो इंस्ट्रक्शन, वो डाटा जहां टेम्परेरी तौर पर स्टोर होंगी वो मेमोरी यूनिट कहलाएगा। मीन इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास रैम है, जिसमें डाटा टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है और ये डाटा जब प्रोसेस हो जाता है तो फिर इसको परमानेंटली तौर पर कहीं और जो है वो स्टोर किया जा सकता है। तो रैम इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। इसे आप प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं, मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, या इसे रैम भी कहा जा सकता है। कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं, क्योंकि जो डाटा प्रोसेस हो जाता है उस प्रोसेस डाटे को हम आउटपुट या रिजल्ट कहते हैं, और जिन डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो कहलाती हैं। इट मीन दैट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से डाटा लेती हैं और इसको उस फॉर्म में चेंज करती हैं ताकि यूज़र अंडरस्टैंड कर सके। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उनमें हमारे पास मॉनिटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं और स्पीकर्स जो हैं ये शामिल हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। यहाँ हम ये बात कहेंगे कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस को अगर हम परमानेंटली तौर पर स्टोर करना चाहते हैं तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ होंगी। मीन जो प्राइमरी मेमोरी हमारे पास है, एक तो उसका साइज़ कम होता है और फिर उसमें डाटा टेम्परेरी तौर पर आता है, इसलिए हम सेकेंडरी डिवाइसेस यूज़ करते हैं साथ, ताकि डाटे को स्टोर करके हम बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो काफ़ी सारी ऐसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क है, यूएसबी ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी रोम मौजूद है, डीवीडी रोम्स हैं और भी काफ़ी सारा ऐसा मीडिया मौजूद है जो डाटे को परमानेंटली तौर पर स्टोर करता है।